आज का थीम एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरा क्यूआर कोड स्कैनर है, ऊपर मेरी जीमेल आईडी दी हुई है। जिसको भी पर्सनल मेंटोरशिप चाहिए तो अभी ये सेशन फ्री है। लेटर ऑन इस पर चार्जेस इंप्लीमेंट होने शुरू हो जाएंगे। सो हरी अप टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस मेंटोरशिप प्रोग्राम विच इज़ फ्री राइट नाउ। अब आगे चलते हैं आज के थीम एनालिसिस पे। शुरू करते हैं हम आज के थीम एनालिसिस से। सबसे पहला टॉपिक है जज चैलेंजेस एससी प्रोब एक्स सीजीआई एक्शंस इन कैश केस। अब मैं आपको इसके बेसिक कंटेक्स्ट के बारे में समझाती हूँ। तो बेसिकली ये जस्टिस यशवंत वर्मा जो हैं अभी करेंटली इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही इज़ पोस्टेड। ठीक है। सो जस्टिस यशवंत वर्मा ने चैलेंज किया है जो सुप्रीम कोर्ट की इन हाउस इंक्वायरी प्रोसेस था उसको चैलेंज किया है। अब इन पे चार्जेस क्या लगे थे ये जान लेते हैं। सबसे पहले इनके ऑफिशियल रेजिडेंस पे अनअकाउंटेड कैश जो है उसे जलता हुआ देखा गया था। ठीक है। दैट वॉज allegedly फाउंड ऑन हिज रेजिडेंस। सो देयर वॉज अ प्रोब दैट वॉज कंडक्टेड बाय अ कमिटी जो कि 3 जजेस की कमिटी थी और उसके जो हेड थे वो XCGI संजीव खन्ना थे। तो इन हाउस इंक्वायरी में क्या पाया गया था? सबसे पहले कैश पाया गया था स्टोर रूम में एट जस्टिस वर्मा's रेजिडेंस इन मार्च एंड जिसकी वजह से रिकमेंडेशन दी गई थी कि उनको हटाया जाए। बेसिकली इम्पीचमेंट की प्रोसेस की बात हो रही थी। सो अब ये क्या होता है ना, जब इस तरीके के केस और एलिगेशंस लगते हैं तो सबसे पहले जो है जज को ये बोला था कि या तो आप शराफत से रिज़ाइन कर लो या आपके अगेंस्ट जो है वो इम्पीचमेंट का होगा। तो जस्टिस वर्मा ने रिफ्यूज़ कर दिया था रिज़ाइन करने से। तो अभी करेंटली जो है जस्टिस वर्मा ने ही हैज़ चैलेंज्ड द सुप्रीम कोर्ट्स प्रोब। सो ही क्लेम दैट द SC's in-house mechanism is a parallel extra constitutional process. ये बेसिकली एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है एंड आर्ग्यूड दैट इट असर्ट्स द पार्लियामेंट्स अथॉरिटी अंडर आर्टिकल 124 एंड आर्टिकल 218। तो आपको ये आर्टिकल्स देख लेना है, आर्टिकल 124 एंड आर्टिकल 218 जो कि रिमूवल ऑफ जजेस से रिलेटेड है। ये 2 आर्टिकल्स इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये आ भी सकता है। अब लीगल कंसर्न्स इसमें क्या बताए गए हैं? उन्होंने बोला है कि इन हाउस प्रोसीजर जो है उसका कोई लीगल सैंक्शन नहीं है एंड दिस वायलेट्स द सेपरेशन ऑफ पावर्स एज वेल। सो एक पिटिशन फाइल की गई है टू डिक्लेयर द इन हाउस प्रोसीजर एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सो यूनियन लॉ मिनिस्टर ने बोला है, दैट इज़ अर्जुन राम मेघावल, उन्होंने ये क्लैरिफाई किया है कि जो मोशन होता है फॉर रिमूवल यानी कि जो इम्पीचमेंट का जो प्रोसीजर हो जाता है उसके लिए वो जो है वो प्रोसीजर पार्लियामेंट में ही कंडक्ट होता है। ठीक है। ये गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर सकती है, जो कि हम सब जानते भी कि इम्पीचमेंट का प्रोसीजर जो है वो स्पेशल मेजॉरिटी से पास होता है और उसके लिए भी स्पीकर को सबसे पहले इस इम्पीचमेंट को एक्सेप्ट करना पड़ता है। उसकी एक प्रॉपर इंक्वायरी होती है, प्रॉपर एक कमेटी बैठती है। सबसे पहले होता क्या है उस प्रोसीजर में कि स्पीकर एक प्रपोज़ल दिया जाता है। ठीक है। और उस प्रपोज़ल में इम्पीचमेंट प्रपोज़ल में कितने लोग साइन करते हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए, बिकॉज देयर आर अराउंड 50 प्रपोजल्स, 50 to 100 प्रपोजल्स, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो ये आपको ध्यान देना कि कितने प्रपोजल्स होते हैं जो कि इस चीज़ को ऑफिशियली प्रेजेंट करते हैं स्पीकर को, और अगर ये एक्सेप्ट हो जाता है तो उसके बाद के प्रोसीजर्स क्या होते हैं एंड फर्दर इंक्वायरी किस तरीके से कंडक्ट की जाती है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की मैं अगर बात करूँ तो सबसे पहले आर्टिकल 124 जो है अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस के बारे में बात करता है, और दूसरा आपका आर्टिकल 218 वो अप्लाई करता है अबाउट द सेम प्रोसीजर टू हाई कोर्ट जजेस एज वेल। उसके अलावा जो जजेस इंक्वायरी एक्ट है 1968 का वो भी आउटलाइन करता है फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड इम्पीचमेंट ऑफ जजेस। तो उसका जो इम्पीचमेंट होता है उसका जो एक प्रोसीजर है वो एक तरीके से होता है। अब इसका UPSC के बेसिस पे मैं रेलेवेंस आपको मैं बता दूं कि क्या टॉपिक्स है, किस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हो UPSC से। तो सबसे पहले जुडिशल रिफॉर्म्स एंड अकाउंटेबिलिटी जो है
वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। दूसरा, सेपरेशन ऑफ पावर्स इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, अब ये पूछ लिया कि सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है वो कहाँ दिया है, किस आर्टिकल में दिया है। ठीक है, डीपीएसपी में दिया है, प्रीएम्बल में दिया है, फंडामेंटल राइट्स में दिया है, या आपसे मेंस में ही पूछ लिया कि किस तरीके से सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है वो एक फेडरल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं। जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव ऑफ पार्लियामेंट टेंशंस, इन हाउस प्रोसीजर फॉर जजेस मिसकंडक्ट, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी इन पब्लिक लाइफ। तो इस तरीके के टॉपिक्स जो हैं वो यूपीएससी से कहीं ना कहीं इस टॉपिक से रिलेट करते हैं। ये बेसिकली थीम पकड़ आ रही है। अब प्रॉबेबल क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं? सबसे पहले तो मेंस में आपका ऐसे आ सकता है दैट क्रिटिकली एग्जामिन एंड एनालाइज द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल फ्रेमवर्क फॉर द रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जजेस एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस इन इंडिया। अब इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका प्रीलिम्स भी जो एस्पेक्ट है क्वेश्चंस का वो भी कवर अप हो जाएगा, और जो मेंस का एस्पेक्ट है वो भी कवर अप हो जाएगा। दूसरा ऐसे आ सकता है, एग्जामिन द इम्प्लीकेशंस ऑफ इन हाउस इंक्वायरी mechanism on the principle of separation of powers in India। तीसरा क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स में आपके आर्टिकल बेस्ड आ सकते हैं, और प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ जजेस। ठीक है, कितने प्रपोजल्स होते हैं, कितने लोगों को साइन करना ज़रूरी होता है फॉर द प्रपोजर टू रीच द स्पीकर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं, और किस टाइप की मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है वोटिंग में, स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है, जनरल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा एम लक्ष्मीकांत में आपको मिल जाएगी, डिटेल्ड एनालिसिस करना पड़ेगा इस टॉपिक पे, क्योंकि ये पॉलिटी का पार्ट है, इसीलिए कहीं ना कहीं एक सिग्निफिकेंस होल्ड करता है। अब प्लीज़ आप इस पर थोड़ा सा कंसेप्चुअल बेसिस पे भी ढूंढ लीजिएगा, क्योंकि यूपीएससी का जो पैटर्न है वो अभी रिसेंट में थोड़ा सा और ज़्यादा कंसेप्चुअल हो चुका है, और ज़्यादा डीपर हो चुका है। वो आपको एनालाइज करके और सोचने पे मजबूर कर रहा है। यानी आप अगर देखोगे तो प्रीलिम्स के जो क्वेश्चंस आए थे इस बार के, उसमें बहुत सोचना पड़ रहा था। लाइक एक क्वेश्चन पे जहाँ आप 1 मिनट से भी कम में आप सॉल्व कर ले जाते थे, वहाँ पर आप 2 से 4 मिनट आप वेस्ट कर रहे हो टू एनालाइज एंड थिंक कि ओके ये आंसर होगा या नहीं होगा। और उसमें भी कई बार पॉसिबिलिटीज़ ऐसी आ जाती हैं कि अरे हम तो सोच कुछ और रहे थे आंसर, और आंसर कुछ और ही दिया है ऑप्शंस में। फिर आप रिआइट्रेट करते हो अपनी थिंकिंग को कि चलो ऑप्शंस के बेसिस पे हम देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो इस तरीके से अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी तो आप कहीं ना कहीं एनालाइज करना सीख जाओगे कि क्या आ रहा है। सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, यूएस एड्स टीआरएफ टू टेरर लिस्ट फॉर पहलगाम स्ट्राइक। अब इसके बेसिक कंटेक्स्ट के अगर मैं बारे में बात करूँ तो यूएस ने डिजिग्नेट किया है द रेजिस्टेंट फ्रंट, दैट इज़ टीआरएफ को, द रेजिस्टेंस फ्रंट as a foreign terrorist organization and a specially designated global terrorist entity. So this move is in response to the TRF's claim to the role of पहलगाम अटैक। जो पहलगाम अटैक हुआ था उस पर TRF ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी ना, तो उससे रिलेटेड यूएस ने जो है उसको एक मतलब टेरर फ्रंट के तौर पे, ठीक है, एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे उसको डिक्लेयर कर दिया है। अब की पॉइंट्स के बारे में बात करें अबाउट टीआरएफ, तो सबसे पहला द रेजिस्टेंस फ्रंट इज़ अ प्रॉक्सी ऑफ लश्कर ए तैयब। ये इसका बैकग्राउंड मैं आपको बता रही हूँ। टीआरएफ जो है वो लश्कर ए तैयब का प्रॉक्सी है। दिस इज़ बेस्ड इन पाकिस्तान एंड अक्यूज्ड ऑफ परपिट्रेटिंग मल्टीपल अटैक्स इन जम्मू एंड कश्मीर। अप्रैल 2024 में पहलगाम अटैक हुआ था, जिसमें टीआरएफ ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी इस अटैक की। उसमें 4 इंडियन आर्मी सोल्जर्स भी मारे गए थे। अब यूएस ने क्या किया है कि इट हैज़ डिक्लेयर्ड टीआरएफ एज अ फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड लिस्टेड अंडर द स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट बाय यूएस स्टेट डिपार्टमेंट। एम क्या है? एम, अब इसको डिक्लेयर करने का एम क्या? सबसे पहला एम जो है फाइनेंशियल एंड लॉजिस्टिकल सपोर्ट को कट ऑफ करना एम है यूएस का, ठीक है, एंड प्रेशराइज़ करना है पाकिस्तान को कि वो इस तरीके की हरकतों को रोके। अब इंडिया का क्या रिस्पांस रहा है? इंडियन गवर्नमेंट ने बेसिकली इस मूव को, यूएस के इस मूव को वेलकम किया है।
सो इस मूव को इंडिया ने बेसिकली एक एफर्मेशन देखा है एज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग इंडिया यूएस काउंटर टेरर कोऑपरेशन। अब इस कोऑपरेशन के बेनिफिट क्या होंगे, तो सबसे पहले ये रीइंफोर्स करेगा इंडिया यूएस की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। उसको रीइंफोर्स करेगा इन काउंटरिंग द टेररिज्म। दूसरा, मल्टीलैटरल एफर्ट्स के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा कि मतलब अगर ग्लोबली एफ़र्ट डाले जाएंगे इन सब चीज़ों पे तो इसके इफ़ेक्ट जो हैं वो काफ़ी कम हो सकते हैं और टेरर आउटफिट्स को हम आइसोलेट कर सकते हैं। ऑल्सो दिस एक्सपोजेस पाकिस्तान रोल इन सपोर्टिंग द टेरर प्रॉक्सीज़। अब इसके रेलेवेंस के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला रेलेवेंस जो है वो इंडिया यूएस का जो बायलैटरल रिलेशंस है उस पर आता है, यानी वो इंटरनेशनल रिलेशंस का जो क्राइटेरिया है उसमें आ जाता है। ये जीएस पेपर 2 में इसका कवरेज हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा जो है आपका टेररिज्म एंड इंटरनल सिक्योरिटी को एड्रेस करने के लिए ये जो न्यूज़ है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब प्रॉबेबल क्वेश्चंस यूपीएससी में कैसे आ सकते हैं, सबसे पहला ऐसे आ सकता है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ यूएस डेजिग्नेशन of TRF as a foreign terrorist organization in the context of India's fight against cross-border terrorism. दूसरा ऐसे आ सकता है, terrorist organization often operate through proxies and foreign support. Analyze how international cooperation can help counter such threats. अब प्रीलिम्स में बेसिकली TRF का पूछ सकते हैं कि किससे रिलेटेड है वो, तो ये बेसिकली एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। This is a proxy to Lashkar-e-Taiba. तो दिस इज़ डेजिग्नेटेड एज अ टेरर ग्रुप बाय यूएस। इस तरीके के प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट चांसेस बहुत कम है। इसको बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशंस के रेलेवेंस में ही लिया जाएगा। और बाकी आपको मेंस के पर्सपेक्टिव में कंसेप्चुअल बेसिस पे आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, बिकॉज मेंस में क्वेश्चंस आ सकते हैं ऐसे, जो कि मैंने आपको बताए हैं प्रोबेबल क्वेश्चंस। ये एक प्रोबेबल क्वेश्चन है जहाँ पर मैं ड्राइव करके आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आपको मोल्ड करके क्वेश्चंस जो हैं वो दिए जा सकते हैं, ताकि आप एक रफ़ स्केच जो है, रफ़ आंसर जो है वो प्रिपेयर कर सको। सो दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। हो सकता है वो प्रीलिम्स के लिए भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। अगर आप थोड़ा सा होमवर्क करते हो तो वो आपके प्रीलिम्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा, और दूसरा आपके मेंस के लिए तो हेल्पफुल रहने ही वाला है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, मैक्सिमम लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि वो न्यूज़पेपर पढ़ते नहीं हैं, दे रिलाई ऑन मंथली मैगजीन्स। उससे प्रॉब्लम ये आ जाती है सबसे ज़्यादा कि अब ऐसे क्वेश्चंस अगर आ जाते हैं तो लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं डेवलप कर पाते हैं और मेंस में वही लैग कर जाते हैं। अब लोग सोचते हैं कि 3 महीने का जो गैप है उसी में हम तैयारी कर लेंगे मेंस की। ऐसा नहीं होता है। मेंस की जो तैयारी है वो प्रीलिम्स के साथ ही चलती है, बहुत कंबाइंड चलती है वो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सो नेक्स्ट आपका टॉपिक है यूरोपियन यूनियन इम्पोजेस सैंक्शंस ऑन रिफाइनरी इन गुजरात फॉर रशिया एनर्जी लिंक्स। अब मैं इसका आपको बेसिक कंटेक्स्ट बता दूँ तो यूरोपियन यूनियन जो है उसने इम्पोज किया सैंक्शंस ऑन गुजरात बेस्ड नयारा एनर्जी लिमिटेड। क्यों किया है, क्योंकि ये जो एनर्जी लिमिटेड कंपनी है ये प्रोसेस करती है रशियन क्रूड ऑयल को। तो दिस मूव इज़ अ पार्ट ऑफ ईयूज़ 14th सैंक्शन पैकेज अगेंस्ट रशियाज ओवर द यूक्रेन वॉर। अब टारगेट जो है वो बेसिकली नयारा एनर्जी लिमिटेड है, दैट इज़ बेस्ड इन गुजरात एंड ऑपरेट्स इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्राइवेट रिफाइनरी। तो ये इंडिया की जो है सेकेंड लार्जेस्ट रिफाइनरी, ये अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नयारा एनर्जी लिमिटेड, इसका नाम आप लिख लीजिएगा कहीं। सो इट हैज़ रशियन ओनरशिप लिंक्स। रीजंस क्या है, दैट नयारा वॉज अक्यूज ऑफ कंटिन्यूइंग एनर्जी टाइज विद रशियन क्रूड ऑयल सप्लायर्स अमिस्ट ईयूज़ सैंक्शन फॉलोइंग द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। EU मेजर्स की अगर हम बात करें सो पार्ट ऑफ 18th सैंक्शन पैकेज अगेंस्ट रशिया है ये। दिस इंक्लूड्स प्राइस कैप मैकेनिज्म, द मैक्सिमम प्राइस काउंटर कंट्रीज कैन पे फॉर रशियन ऑयल इफ़ यूजिंग EU शिप्स और इंश्योरेंस। इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, दो नॉट डायरेक्टली टारगेटेड
Indian firms engaged in Russian trade may face indirect repercussions. So this may affect India's energy diplomacy and private sector oil processing. ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस के बारे में अगर हम बात करें तो डेफिनेटली ये एक जियो पॉलिटिकल टेंशन को क्रिएट करता है ओवर द एनर्जी ट्रेड। दूसरा है कुड इन्फ्लुएंस इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन एनर्जी सोर्सिंग एंड रेजेस कंसर्न ओवर थर्ड पार्टी इन्फोर्समेंट ऑफ वेस्टर्न सैंक्शंस। अब जियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंटेक्स्ट क्या है इस न्यूज़ का? तो बेसिकली ये जो सैंक्शंस लगाए गए हैं कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करते हैं वेस्ट के प्रेशर को जो कि कर्ब करना चाहते हैं रशिया के एनर्जी रेवेन्यूज़ को, क्योंकि यूक्रेन के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और यूएस जो है वो यूक्रेन को कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है। सो इंडिया हैज़ बीन इम्पोर्टिंग डिसकाउंटेड रशियन क्रूड एमिड्स द ग्लोबल प्राइस राइज। दिस कुड इम्पैक्ट इंडियाज़ एनर्जी सिक्योरिटी, ट्रेड रिलेशंस एंड डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग बिटवीन वेस्ट एंड रशिया। अब इसका रिलेवेंस जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस के एस्पेक्ट में सबसे ज़्यादा आ जाता है। थीम्स क्या है? इंडिया ईयू के जो रिलेशंस हैं, ठीक है, वो आपको थोड़ा सा कंसेप्चुअल बेसिस पे कि क्या ट्रेड पॉलिसीज़ रही हैं, कितना ट्रेड एक्सपोर्ट और इन सब में मतलब इंडिया का कितना ईयू का क्या रोल रहा है इंडिया के एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में। तो इस तरीके के आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्या एग्रीमेंट्स क्या कहते हैं साइन किए गए हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं। अब प्रॉबेबल क्वेश्चंस यूपीएससी की अगर मैं बात कर लूँ तो सबसे पहला जो है आपको क्वेश्चन आ जाता है, डिस्कस द इम्प्लीकेशंस ऑफ यूनिलैटरल इंटरनेशनल सैंक्शंस ऑन इंडिया स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप एंड फॉरेन पॉलिसी। दूसरा है, हाउ डू ग्लोबल सैंक्शंस रेजीम्स अफेक्ट इंडियाज़ एनर्जी सिक्योरिटी एंड डिफाइनिंग इंडस्ट्री। सो इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो आ सकते हैं। इसीलिए ये जो न्यूज़ है ये इनडायरेक्टली डायरेक्टली यूपीएससी से काफ़ी ज़्यादा रिलेट करती है और एक इनडायरेक्ट बेसिस पे, कंसेप्चुअल बेसिस पे डिमांड करती है कि आप नोट्स प्रिपेयर करें। दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन एवरी एस्पेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंडियन इनइक्वालिटी एंड द वर्ल्ड बैंक्स क्लेम। तो अब मैं अगर इसके बेसिक कंटेक्स्ट के बारे में बात करूं तो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है, बेसिकली रिसर्च बेस्ड रिपोर्ट है जिसका नाम है जो बेसिकली इट इज़ बेस्ड ऑन इंडियाज़ हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे HCES डेटा फॉर 2011 to 12 एंड 2022 to 23। इन दोनों रिपोर्ट्स का जो कंपैरिजन किया है उसमें ये क्लेम किया गया है कि इनइक्वालिटी जो है इंडिया में वो रिड्यूस हुई है। ये वर्ल्ड बैंक का क्लेम है। सो इनइक्वालिटी इन इंडिया हैज़ डिक्लाइंड एज पर द रिपोर्ट। अब की पॉइंट्स इसमें क्या हाईलाइट किए गए हैं इन द रिपोर्ट, तो इंडियाज़ इंटरनेशनल इनइक्वालिटी रैंकिंग जो है वो इम्प्रूव हुई है फ्रॉम 21st to 25th। कंजम्पशन इनइक्वालिटी जो कि रिपोर्टेडली डिक्रीज़ देखी गई है, जिसमें डिक्रीज़ देखा गया है। द रिच आर कंज्यूमिंग रिलेटिवली लेस एंड द पुअर आर कंज्यूमिंग मोर एज पर द डेटा सजेस्ट। सो मेथड जो यूज़ हुआ है उस मेथड का नाम है मॉडिफाइड मिक्स्ड रिकॉल पीरियड MMRP। अब ये जो ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले हैं ना, इस पर थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिएगा और प्रीलिम्स बेसिस पे भी इस पर थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं डेमोग्राफी से रिलेट करता है, जो आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो गया उससे रिलेट करता है, तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है। मॉडिफाइड मिक्स्ड रिकॉल पीरियड MMRP। अब क्रिटिकल एनालिसिस की अगर हम बात करें तो एक्यूरेसी ऑफ डेटा एंड assumptions used in inequality measurement is debatable. Critics argue the method might underestimate the middle class and rich consumption. Lack of official income distribution data in India causes reliance on consumption surveys, which can misinterpret and can be mispresented as an actual inequality. यहाँ पर जेंडर इनइक्वालिटी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर जो बात हो रही है वो रिच, मिडिल एंड पुअर क्लास में हो रही है। ये जो 3 क्राइटेरियाज हैं इनमें इनइक्वालिटी को एनालाइज किया गया है
और उसी पे रिपोर्ट पब्लिश की गई है। अब क्रिटिक्स क्या आर्ग्यू करते हैं इस रिपोर्ट पे, दैट द मेथड माइट अंडर एस्टिमेट मिडिल क्लास एंड रिच कंजम्पशन, lack of official income distribution data in India causes resilience on consumption surveys, which can be misinterpreted and misrepresented as an actual inequality. इंटरनेशनल स्टडीज़ क्या कहती हैं, एग्जाम्पल वर्ल्ड इनक्वालिटी लैब, वो ये कहता है कि देयर इज़ अ राइजिंग इनकम इनक्वालिटी एंड कॉन्ट्रोडिक्शन दैट इज़ कॉन्ट्रोडिक्टरी टू द वर्ल्ड बैंक फाइंडिंग्स। तो यानी अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इनक्वालिटी लैब, इंडिया में जो है वो इनक्वालिटी राइज हो रही है, ठीक है, यानी पुअरर आर गेटिंग मोर पुअर एंड रिचर आर गेटिंग मोर रिचर। सो ये जो है ये आपका वर्ल्ड इनक्वालिटी लैब ने फाइंड किया, बट वर्ल्ड बैंक के कॉन्ट्रडिक्शन में ये क्या कहते हैं रिपोर्ट है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि इनक्वालिटी जो है वो डिक्रीज़ हुई है। गवर्नमेंट इंटरवेंशंस टू रिड्यूस इनक्वालिटी, तो इसमें सबसे पहले जो स्कीम्स मेंशन्ड है वो मैं आपको बता दूँ कि आपको इस पर कंसेप्चुअल नोट्स पे बनाने हैं। सबसे पहला आपका आ जाता है पीएम आवास योजना, हाउसिंग योजना जो कि है, पीएम ग्राम सड़क योजना, आयुष्मान भारत योजना। So these has helped in improving the rural welfare and access to infrastructure. Rural workers migrating to urban areas also impact income redistribution. So there are basically two sides of the narrative. One side is the World Bank plus the government, where there is a decline in inequality and rising welfare. और दूसरा साइड जो है, जो कि इकोनॉमिस्ट और NGOs कह रहे हैं, there is a lack of proper data that hides the real inequality, especially income based inequality. तो अब ये इसमें अगर हम बात करें तो मैंने जैसे कि बोल दिया, इकोनॉमिक जोग्राफ़ी जो है, सोशल जोग्राफ़ी जो है आपकी, वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। जो जोग्राफ़ी ऑप्शनल वाले हैं इस टर्म पे सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको इस पर आंसर प्रिपेयर करने की ज़रूरत हो सकती है। और दूसरा जो है आपका प्रीलिम्स में भी ये जो मैंने MMRP वर्ड आपको बताया है, उस पर आप क्या कहते हैं रिसर्च करिएगा, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। कंसेप्चुअल बेसिस पे इस पर डेफिनेशन पूछ सकता है UPSC। अब प्रोबेबल क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपका ऐसे टाइप में आ सकता है, इज़ इंडिया बिकमिंग मोर इक्वल और अनइक्वल, एग्जामिन विद रीसेंट डेटा एंड एक्सपर्ट व्यूज़। दूसरा आपका ऐसे आ सकता है, डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग कंजम्पशन सर्वेज टू एसेस इनइक्वालिटी इन इंडिया, व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ वर्ल्ड बैंक्स रीसेंट फाइंडिंग्स। तो बेसिकली कंजम्पशन सर्वेज जो है वो, जो कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया को डिफ़ाइन करने में काम आते हैं, उनका क्या ड्रॉबैक है, वो ये क्वेश्चन ये कह रहा है, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है इन आंसर राइटिंग। तीसरा ऐसे आ सकता है, क्रिटिकली एग्जामिन हाउ गवर्नमेंट स्कीम्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इन इंडिया। तो कहीं ना कहीं रिडक्शन तो आया है, बट उतना भी रिडक्शन नहीं आया जितना कि बता रहा है वर्ल्ड बैंक। सो प्रीलिम्स में मैंने आपको बता ही दिया है कि जो आपका MMRP है, मॉडिफाइड मिक्स्ड रिकॉल पीरियड और मिक्स्ड रिकॉल पीरियड, MMRP that is modified mixed recall period and MRP that is mixed recall period, इनमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं प्रीलिम्स में। सो नेक्स्ट आपका है, ऑल इन वन एग्रीकल्चर नीड्स मोर पब्लिक स्पेंडिंग, नॉट जस्ट वन अम्ब्रेला स्कीम। सॉरी, नॉट दिस वन, ये गलती से मैंने स्लाइड ओपन कर दिया। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है, द मेंटल हेल्थ ऑफ पायलट्स इज़ द एलिफेंट इन द रूम। अब ये जो आर्टिकल है ये बेसिकली बात करता है अबाउट द रीसेंट क्रैश दैट इज़ इन्वॉल्विंग अ नेपालीज एयरलाइन दैट हैज़ ब्रॉट अटेंशन टू अ नेग्लेक्टेड इशू। कौन सा नेग्लेक्टेड इशू के बारे में यहाँ पर बात हो रही है? यहाँ पर मेंटल हेल्थ ऑफ पायलट्स के बारे में बात हो रही है। डेफिनेटली वो इसलिए भी है ना, क्योंकि अभी रिसेंट में आपने देखा कि एक ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डिंग जो कि रिवील हुई थी कॉकपिट की, उसमें एक पायलट दूसरे पायलट से ये कह रहा है कि तुमने क्या कहते हैं फ्यूल क्यों कट ऑफ कर दिया, जिसकी वजह से क्रैश हो गया था। सो पायलट्स ऑपरेट अंडर हाई प्रेशर विद एराटिक शेड्यूल्स, डिसरप्टेड स्लीप एंड लिटिल सोशल इंटरेक्शन, making them prone to mental fatigue and stress related disorders.
Despite this, mental health issues in aviation remain underreported due to stigma, fear of losing medical certification, and lack of institutional support. So, airlines and aviation authorities often fail to screen or support pilots adequately. The Directorate General of Civil Aviation, that is DGCA, and other stakeholders must integrate mental health protocols in training and ensure support mechanism. Global examples like US Federal Aviation Administration show the importance of formal psychological assessment. It's essential for India to डेस्टिग्मेटाइज, आई एम सॉरी मेरा थोड़ा थ्रोट ठीक नहीं है, इस वजह से काफ़ी बोलने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है और इसी वजह से रुक रुक के आवाज़ आ रही है. सो एसेंशियल टू डेस्टिग्माइज mental health in aviation and provide counseling, rest periods, and peer support systems to prevent tragic incidents. The issue is sensitive but crucial for aviation safety and passenger trust. अब मैं आपको इसमें प्रॉबेबल क्वेश्चंस के बारे में बता दूं तो वो क्या है. सबसे पहला है डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग इन इंश्योरिंग एविएशन सेफ्टी, सजेस्ट रिफॉर्म्स फॉर इंडियन एविएशन अथॉरिटीज़. दूसरा है pilot fatigue and mental stress pose a threat to public safety in civil aviation, analyze with example. तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं. तीसरा ऐसे आ सकता है मेंटल हेल्थ इज़ इनविजिबल रिस्क इन हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोफेशंस, डिस्कस. तो यहाँ पे बेसिक जो फोकस है वो आपका मेंटल हेल्थ पे है. आज हो सकता है मेरी आवाज़ थोड़ी सी अजीब आ रही हो, मुझे बोलने में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है बिकॉज मुझे वायरल फीवर है और कफ एंड कोल्ड भी है. सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो इसलिए मुझे एक्सक्यूज़ कर दीजिएगा. सो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. ऑल इन वन एग्रीकल्चर नीड्स मोर स्पेंडिंग, नॉट जस्ट वन अम्ब्रेला स्कीम. सो अब मैं आपको इसके बेसिक कंटेक्स्ट के बारे में बता दूं कि यूनियन गवर्नमेंट ने एम किया है टू इंक्रीज़ सेल्फ रिलायंस एंड प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर. फोकस है ऑन पब्लिक स्पेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर बियॉन्ड जस्ट अम्ब्रेला स्कीम्स. अब इसमें की पॉइंट्स जो डिस्कस किए गए हैं, सबसे पहला तो ये बोला गया है कि द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर हाईलाइटेड लो एक्सपेंडिचर. और उसके अलावा इसमें जो स्कीम्स मेंशन्ड है वो इम्पॉर्टेंट है. पीएम आशा स्कीम जो है वो इम्पॉर्टेंट है. देन पीएम किसान, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम एंड ई-नैम. PMFBY जो कि क्रॉप इंश्योरेंस से रिलेटेड है. PMFBY इज़ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. अब इश्यूज़ क्या क्या आइडेंटिफाइड हैं, तो स्कीम्स आर टॉप डाउन एंड लैक रीजनल कस्टमाइजेशन. इन स्कीम्स में कस्टमाइजेशन की एक प्रॉब्लम आ जाती है. नीड फॉर डिस्ट्रिक्ट बेस्ड प्लान्स अलाइंड ऑन द सॉइल प्रोडक्टिविटी, क्लाइमेट एंड जनरल एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी. डिलेड डिसबर्समेंट ऑफ फंड्स टू स्टेट्स, ये भी एक प्रॉब्लम है इनमें, इन स्कीम्स में. और तीसरा जो है नो प्रॉपर मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन मैकेनिज्म एट ग्राउंड लेवल. अब ये क्या है, ये स्कीम चल तो रही है ऑन पेपर्स लेकिन इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन देखने के लिए कोई नहीं. अब रिकमेंडेशंस की अगर हम बात करें तो रिकमेंडेशंस ये दी गई हैं टू इनकरेज डिसेंट्रलाइज्ड एग्रीकल्चरल प्लानिंग, प्रमोट डिस्ट्रिक्ट लेवल एग्रीकल्चरल ब्लूप्रिंट्स, boost public-private partnership and local stakeholders involvement like universities, farmer co-ops, traders, etc. Emphasize on nutritional self-sufficiency and crop diversification, enhance transparency and accountability in implementation. ये recommendations दिए हुए हैं. अब probable questions की अगर मैं बात करूँ तो क्या है, सबसे पहला आपका ऐसे आ सकता है evaluate the effectiveness of umbrella schemes in Indian agriculture. What alternative measures can enhance agricultural productivity and resilience. दूसरा ऐसे आ सकता है discuss the need for decentralized agricultural planning in India. How can local stakeholders contribute. तो इस तरीके के क्वेश्चन जो आ सकते हैं. और प्रीलिम्स में आपके जो स्कीम्स मैंने आपको बताई, पीएम आशा, पीएम किसान,
ई नाम, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, PMFBY, इन स्कीम्स पे आप थोड़ा सा कंसेप्चुअल नोट्स बना लीजिएगा। और उसमें भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सेंटर और स्टेट का जो शेयर है विथ रिस्पेक्ट टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स, ये ज़्यादा फंड एलोकेशन से रिलेटेड ये इम्पोर्टेंट है। सो फाइनली दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, क्योंकि आज भी बहुत कम न्यूज़ देख ली थी। निस्तार फर्स्ट इंडिजिनियस डाइविंग सपोर्ट वेसल कमीशनड इनटू नेवी। तो इंडियन नेवी ऑन फ्राइडे कमीशनड INS Nistar, the first indigenously designed and constructed diving support vessel. So ये basically एक support vessel है in the presence of Union Ministry of State for Defence Sanjay Seth in Visakhapatnam. So इसे HAL के हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने बिल्ड किया है। ये बेसिकली एक 118 मीटर की शिप है विच इज़ फर्स्ट ऑफ द 2 डाइविंग सपोर्ट वेसल्स। ये एक सपोर्ट वेसल है एंड इज़ डिज़ाइंड टू undertake complex deep sea saturations, diving and rescue operations. A capability to select navies that possess across the globe. So Mr. Seth said that commissioning of INS Nistar firmly reinforces the role of Indian Navy as a first responder and preferred security partner. सो अगर हम बात करें INS निस्तार की, तो इट इज़ इंस्टॉल्ड विथ स्टेट ऑफ आर्ट डाइविंग इक्विपमेंट एज रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स, सेल्फ प्रोपेल्ड हाइपरबैरिक लाइफ बोट, diving compression chambers, etc. It can undertake diving and salvage operations up to 300 meters depth. It would also serve as mothership for deep submergence rescue vessel to rescue and evacuate personnel from a dived submarine in distress well below the surface. तो ये इसके functions हैं। अब ये डिफेंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई एम सॉरी, मेरा थ्रोट बहुत दुख रहा है और इसीलिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है बोलने में। सो बेसिकली ये डिफेंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सिर्फ डिफेंस ही नहीं, UPSC के पर्सपेक्टिव में भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि UPSC का जो अभी फोकस है वो डिफेंस सेक्टर पे, स्पेस सेक्टर पे बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इन सब चीज़ों पे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। हियर आई एंड माई एनालिसिस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। I request you to like, subscribe and share my channel.